नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग पेट 2025 को टारगेट किए हुए हैं, जिसमें अब हम लोग घटना चक्र की जो बुक है उसको चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, टॉपिक नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है, पॉलिटी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हम लोग इतिहास के टॉपिक देख रहे हैं। इतिहास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक कालीन संस्कृति और बौद्ध धर्म, जैन धर्म इसको कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ दोस्तों मौर्य वंश भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखने चल रहे हैं जो ये आपका गुप्त वंश है, इससे संबंधित क्या फैक्ट है आपके लिए इसको। ठीक है, बहुत देरी नहीं लगाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ हमारा चैनल है अमोघ क्लासेस, आप जाकर वहां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप जेएलटी, जीआईसी आदि चीज तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जहां आपको डेली जीएस की अच्छे खासे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं और आपकी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाइए, इसका फायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। देखिए, गुप्त वंश के बारे में देखते हैं और इसमें किसके, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई है? 275 से 275 से 550 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। और इस वर्ष की इसकी जो स्थापना हुई है कब? 275 हुई है। किसने किया? तो महाराज श्रीगुप्त ने किया। महाराज श्रीगुप्त ने क्या किया है? इसकी स्थापना किया है। राइट। गुप्त वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम था, और जिसने 319 से लेकर 335 तक शासन किया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब ऑप्शन आए तो चंद्रगुप्त और उसके बारे में तो आप ये कंफ्यूज मत होइए, कभी चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य एक ही है। ये गुप्त वंश का चंद्रगुप्त है, उधर आप मौर्य वंश का चंद्रगुप्त पढ़े हैं। ठीक है, चलिए। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए पूर्वजों के विपरीत महाधिराज की उपाधि धारण की। अगर पूछा जाए इतिहास में पहली बार हम महाधिराज की जो उपाधि धारण किया है, इसने ही किया है। ठीक है, अब इसका मैं कुछ आपको और हिंट बताऊंगा, भी आगे देखिएगा, आगे चलिएगा। वकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। कन्नौज को क्या कहा जाता है? महोदया श्री कहा जाता है, महोदया या महोदया श्री कहा जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। इतिहासकार बेंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों के मुग्ध होकर भारत का नेपोलियन कहा। अब हमें ये नहीं समझ आता, ये बैल जित इतिहासकार है, इस नेपोलियन पहले पैदा हुआ या समुद्रगुप्त? अरे इसको कहना चाहिए था ना कि नेपोलियन को कहना चाहिए था कि क्या कहना चाहिए, समुद्रगुप्त। क्या, किसका समुद्रगुप्त? भारत का समुद्रगुप्त। लेकिन ये उल्टा नाम को, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन को ज्यादा महत्व दी गई है। ठीक है, तो ऐसे इतिहासकार लिखे गए हैं। इतिहासकार ने लिखा जो भारतीय संस्कृतियों को धूमिल करने का प्रयास किया। खैर, हमारी संस्कृति है, हमें इस पे गर्व होता है कि हमारे यहाँ ऐसे शूरवीर पैदा हुए, हमें इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के अशोक स्तंभ जो है, समुद्रगुप्त क्या किया? 335 से लेकर 375 शासन के बारे में सूचना प्रदान मिलती है। इलाहाबाद स्तंभ जो समुद्रगुप्त के संत विग्रह हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन किया, इसी जिसका नाम प्रशस्ति कहा गया। दरअसल हुआ क्या है, समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे जिसका नाम क्या था? हरिशेन। क्या नाम था? हरिशेन। हर्षेन ने क्या काम किया? हर्षेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति का रचना किया। प्रयाग प्रशस्ति क्या? प्रशस्ति मतलब होता प्रशंसा, प्रशस्ति मतलब क्या होता? प्रशंसा। इस स्तंभ में उन्होंने अपनी प्रशंसा की। किसकी? समुद्रगुप्त प्रशंसा की है। और जो भाषा है, किसका प्रयोग? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए। नालंदा, गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त का वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। क्या किया था? परम भागवत को उपाधि धारण की, और प्लस एक उपाधि इसने उधार किया, पृथ्वी प्रथम वीरा। क्या नाम किया था? पृथ्वी प्रथम वीरा है जो उपाधि हुआ, इसने ही धारण किया। कौन? समुद्रगुप्त ने धारण किया। ठीक है, चलिए। फिर कह रहा, कुछ पुस्तकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया गया है, लेकिन कुछ में समुद्रगुप्त को बताया गया। एक मिनट मुझे बताइएगा, अगर मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूं, देखिए इधर आइएगा, इधर थोड़ा सी स्पेस इसे देख लिया जाता है। अब यहां अगर हम देखें, क्या अगर समुद्रगुप्त की उपाधि देखें, थोड़ा पेन पत्थर कर लिया जाए। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने जो लिया था, समुद्रगुप्त ने लिया था परम क्रमांक। क्या? प्रमुख क्रमांक, या फिर पृथ्वी प्रथम वीरा। क्या? पृथ्वी
प्रथम वीर। ठीक है, दूसरा जो लिया है, एक लिए हैं चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया था, इन्हें लिया था विक्रमादित्य। कौन, विक्रमादित्य लिया है, या फिर परम भागवत लिया। क्या लिया है, परम भागवत लिया। ठीक है, इसके बाद तीसरा है आपके स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्या किया है, स्कंदगुप्त ने लिया था कर्मादित्य। क्या लिया था, कर्मादित्य लिए थे। एक थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या लिया था, महेंद्रादित्य। क्या लिए थे, महेंद्रादित्य। ठीक है, इसके बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इसी काल में जो चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे, इन्होंने क्या लिया, जस्ट हम लोगों ने देखे महाधिराज। क्या लिया था, महाधिराज। ठीक है, इस प्रकार की इन्होंने उपाधियां धारण किए थे। चलिए आगे चलिए, इसे हम नोट कर सकते हैं, अलग पेज में नोट कर सकते हैं, जो कि है क्या कि कभी कभी आपसे यहाँ से प्रश्न घुमाने के लिए पूछा जा सकता है, आपको परेशान करने के लिए पूछा जा सकता है। राइट, चलिए, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया। क्या कहा गया, शक विजेता कहा गया। पश्चिम भारत का अंतिम शक शासक जो थे, क्या नाम था, रुद्र सिंह थर्ड। कौन थे, रुद्र सिंह थर्ड थे। इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य ने परास्त कर और पश्चिम भारत की शक सत्ता का उन्मूलन किया। दरअसल ये रुद्र सिंह जो थे, कहाँ थे, गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र वाले जो है, वहां पे इनका शासक था। तो चंद्रगुप्त जो सेकंड था, इसने क्या काम किया, उसको हरा दिया, और जब हरा दिया तो इसे एक उपाधि धारण किया था, सकारात। ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है, इन्होंने क्या उपाधि धारण किया, सकारात उपाधि धारण किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में एक चांदी के सिक्के भी चलाए थे। क्या चलाए थे, चांदी के सिक्के भी चलाए थे। राइट, चलिए आगे चलते हैं। हुड़ों का पहला आक्रमण भारत में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, और स्कंदगुप्त हाथों बुरी तरह परास्त हुए थे। ठीक है, क्या हुए थे, स्कंदगुप्त हाथों बहुत बुरी तरह परास्त हुए थे। इसलिए इन्होंने जो उपाधि धारण किया था, कौन सा लिया था स्कंदगुप्त ने, इन्होंने लिया क्रमादित्य। क्या लिए थे, क्रमादित्य। क्रमादित्य का जो उपाधि धारण किया था, कौन, स्कंदगुप्त ने किया था। क्या लिया था, क्रमादित्य। ठीक, चलिए, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां उत्तर पश्चिमी व्यापार के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। भाई अगर बंदरगाह है, स्वाभाविक है समुद्र तटीय देशों के साथ व्यापार होगा। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, धनवंतरी चंद्रगुप्त सेकंड के जो थे, जो चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य जिसे हम कहते हैं, उनके नवरत्नों में से एक थे। दरअसल उन्होंने क्या किया था, नवरत्नों की स्थापना किए थे। उन नवरत्नों में चंद्रगुप्त जो थे, सॉरी माफ करिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक, चलिए, भास्कराचार्य, शिरोमणि लीलाव ने क्या किया था, लीलावती की रचना किया थी। ये सब क्या थे, उनके नवरत्न जो थे, उसमें कालिदास वगैरह भी शामिल थे। गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी, उसको क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। और जो चांदी मुद्रा थी, चांदी मुद्रा क्या कहा जाता था, रुपया। क्या था, रुपया। ठीक है, चलिए, चीनी यात्री फाहियान कब आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, कौड़ियां। कौड़ियां क्या होती हैं, लेन देन की एक यूनिट थी। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ, एरर में प्राप्त हुआ है। एरर प्रसिद्धि 510 में है, 10 का है, जो गोपराज नामक सेनापति स्त्री सती होने का उल्लेख लिखता है। कब, एरर अभिलेख में। ये चीज ध्यान दीजिए, कई बार आपसे पूछा गया प्रश्न है, आखिर सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए, गुप्त संवत प्रवर्तक गुप्त प्रथम था। कौन, चंद्रगुप्त प्रथम थे, और इन्होंने 319 ईस्वी में, कौन से, 319 में लिखा भी है, गुप्त संवत की शुरुआत की थे। अब आपके सामने कई आ जाएगा। अब जब संवत की बात आ गई, मैं आपको बता दूं, एक था गुप्त संवत, एक होता शक संवत, एक होता है विक्रम संवत। ठीक है, बताइए कि इसमें क्या क्या होता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्या हम आपको बता ही देते हैं। जो गुप्त संवत था 319 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो आपका शक संवत था 78 ईस्वी में हुआ है। विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व हुआ। इसलिए कभी कभी पूछा इन दोनों में अंतर कितना होता है, 135 वर्ष होता है। मैं थोड़ा पेन पतला कर लूं। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका कनिष्क ने जो शुरू किया था, कनिष्क जो शुरू किए थे कब हुए थे, वो आपका विक्रम संवत था आपका। और फिर उसके बाद एक पूछा जाता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कलिंग समृद्ध। जो कलिंग समृद्ध होता है, क्या, कलिंग समृद्ध।
कलिक समृद्ध। कलिक समृद्ध जो होता है 3102 ईस्वी में होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं ना, अगर एग्जाम हॉल में आ जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ चीजें जो अगर दिमाग में आ गई हैं उसको बता दिया जाए, ताकि आपसे कभी भी ये प्रश्न आपसे गलत ना हो। राइट, चलिए। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों, ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त काल में कला साहित्य में प्रगति हुई। इस आधार पर इस काल प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय में क्या हुआ था, कला साहित्य और अन्य आधारों पर क्या हुआ था, बहुत ज्यादा प्रोन्नति हुई थी, इसलिए गुप्त काल का भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत में सिंचाई का उदक भाग या विदक भाग कहा जाता था। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कैशे कैशे शब्द का प्रयोग होता था। 3वीं शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। तोरमार भारत पर दूसरे हुड़ आक्रमण का नेता था। कौन था? तोरमार जो था, जो दूसरा हुड़ आक्रमण हुआ, कब हुआ था? पहला आक्रमण कब हुआ था? अस्कंदगुप्त के काल में हुआ था। अस्कंदगुप्त ने उसको हराया था। फिर दूसरा जो हुआ था, किसके नेतृत्व में? तोरमार के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भव हुआ था, जहां चतुरंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भारत में ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा था। ये मतलब शतरंज का खेल कहाँ का है? भारत का है। भारत के पास ईरान, ईरान के बाद यूरोप पहुंच गए। ठीक है, महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का संस्थापक आचार्य माना जाता है, और न्याय दर्शन प्रवर्तक गौतम बुद्ध और अच्छापाद को भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐतिहासिक इमारतों मंदिरों के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये किसने बनवाया है और क्या कहाँ है? जैसे अजंता छत्रपति संभाजी नगर में है, कहा? महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनवाया है। एलिफेंटा रायगढ़, ठीक है। महाबलीपुरम मामलपुरम तमिलनाडु में है। सांची रायसेना मध्य प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। सूर्य कोणार्क मंदिर कोणार्क में है, उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर 24 परगना कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ में है। कैलाश मंदिर कहाँ है आपका? एलोरा में है। त्र्यंबकेश्वर महादेव कहाँ है? नासिक में है। महाबलेश्वर महादेव आपके महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। ये शायद ब्रह्मा जी के एक ही मंदिर है एकमात्र, और इससे ब्रह्मा जी के ज्यादा मंदिर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। होलेश्वर मंदिर हॉलीवुड में है, हॉलीवुड में है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, ये वही रामेश्वरम है जहां जब भगवान राम श्रीलंका जा रहे थे, लंका पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, जिस शिवलिंग की स्थापना किया तो माना जाता है ये वही शिवलिंग है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, कहाँ पे है? मदुरई में है। बृहदीश्वर मंदिर कहाँ पे आपका? तंजावुर में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। खजुराहो मंदिर कहाँ है आपका? छतरपुर मध्य प्रदेश। राइट, चलिए आगे चलते हैं, इधर आइएगा। अब हमें हर्षवर्धन के शासनकाल में देखना है, क्योंकि हर्षवर्धन जो थे ये गुप्त के ही क्या थे? सामंत थे। अब हमें इनके शासनकाल को देखना है, इन्होंने इनके शासनकाल में क्या हुआ, कैसे हुआ और किस प्रकार से विकास चीजें हुई। ठीक है, चलिएगा। है हर्ष ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। कहां से किया था? थानेश्वर से कन्नौज। राइट, उसके बाद हर्ष के समय में हर 5वें वर्ष क्या होता था? हर्ष के वर्ष समय में हर 5वें वर्ष आपका संगम क्षेत्र में एक जो क्या जैसे एक आयोजन, धार्मिक आयोजन होता था, जिसे महापौष परिषद कहा जाता था। जो अभी माघ मेला होता है, ये हर्ष की ही देन है। अब इस बार आरओ में एक पेपर पूछा गया था कि ये जो स्टेटमेंट है किससे संबंधित था। लोगों ने अशोक मार के आए थे, हालांकि मैं भी उसमें अशोक किया था, लेकिन उसमें आंसर किया था उसका आपका हर्ष। ह्वेन सॉन्ग 6वें समारोह में उपस्थित हुए। दरअसल ध्यान दीजिएगा, आपके पास 2 यात्री आ रहे हैं। कौन आ रहा है? पहला है फायान। कौन आया? फायान जो आ रहा है। फायान कब आ रहा है? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। कब आ रहा है? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आ रहा है। दूसरा कौन है? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग का किसके शासनकाल में आ रहा है? हर्ष के। ध्यान दीजिएगा, हर्ष ह्वेनसांग। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। हर्षवर्धन के समय में सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत के आगमन किया था। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिससे सी युकी कहा जाता है। कहा था सी युकी। क्या कहा गया? सी युकी। इसने
भीनमाल की भी यात्रा की थी। ह्वेन को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा था। 337 में ह्वेन ने नालंदा विश्वविद्यालय और इसी समय में यहाँ पे कुलपति शीलभद्राचार्य से क्या करते मिले थे। जब ध्यान देना है कि जब ह्वेन सांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था तो उस वक्त जो वहां के कुलपति थे, क्या नाम था उनका? शीलभद्र। क्या था? शीलभद्र। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। ह्वेन सांग के अनुसार मथुरा उसमें सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। देखिए इतिहास में भी इनका नाम मिलता है कि किस प्रकार से भारत की समृद्धि थी, इतिहास में भी इन चीजों को उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यू टू या त्युआंतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हमें देखता है राजपूत वंश से। चूंकि भारत, उत्तर भारत में कुछ राजपूत वंश रहे हैं। जब हर्ष का शासनकाल समाप्त होता है, कुछ राजपूत वंश छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो जाता है जब भारत, तो उस वक्त राजपूत वंश का उदय होता है। उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। उसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतदुर्ग ने किया था। कौन किया था? दंतदुर्ग ने किया था। कब? 736 ईस्वी में किया था। और इसकी जो राजधानी थी मान्यखेड़ थी। क्या थी? मान्यखेड़ थी। दंत दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ या महादान यज्ञ करवाया था। हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची मुझे बताइएगा? ये ब्रह्मक पर्यायवाची। ठीक है। राष्ट्रकूट राजा अमोक प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। गुर्जर जात के प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल कर्नाटक प्रशस्ति में किया गया है। ठीक है, जो गुर्जर जातियां है इसका पुलकेशिन द्वितीय जो थे, पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है जिसे एक ऐहोल अभिलेख के नाम से जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख है, इसे ध्यान दीजिएगा। कई बार आपसे इसमें प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए। ऐहोल प्रशस्ति बागलकोट कर्नाटक से प्राप्त हुआ था। यह संस्कृत काव्य में लिखा गया। ऐहोल प्रशस्ति जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। किसके द्वारा? रवि कीर्ति द्वारा पूछा गया। एक बार पूछा गया है कि आखिर रवि कीर्ति जो है किसके दरबारी कवि थे। ये आपसे यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए। नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणों द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। जब मुस्लिम आक्रमण होने लगे थे, उन्होंने सबसे पहले कोशिश किया भारतीय संस्कृतियों को नष्ट किया जाए। उन संस्कृतियों को नष्ट करने के एक प्रथम इसमें था जो विश्वविद्यालय थे, जो उनकी पुस्तकें थी, इसको जलाना। ठीक है, इसमें इनका यह पहला कदम था। राइट, चलिए। विक्रमशिला जो प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में पाल वंशी शासक धर्मपाल ने किया था। कब किया था? धर्मपाल ने किया था। कब किया था? 770 में किया था। ठीक है। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य उत्कृष्ट बखान का जो खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो कितना प्रसिद्ध है आपके स्थापत्य। जब आप चले जाएंगे ना, आप लगे वाह यार क्या शासक थे, क्या स्थापत्य कला, कितनी नक्काशियां हैं, उसको देख आप भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ये किए गए हैं ये चंदेल शासकों द्वारा ही किए गए। ठीक है। खजुराहो के मंदिर में कंदरिया महादेव एक सबसे प्रमुख मंदिर है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल खजुराहो स्मारक समूह, भीमबेटका ऐतिहासिक गुफाएं, सांची के बौद्ध स्मारक इसमें शामिल है। खजुराहो मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। चलिए आइए अब इधर देखते हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। यह कौन सा गुप्तकालीन मंदिर है? माउंट आबू, दिलवाड़ा जैल मंदिर संगमरमर के बने हैं और इन मंदिरों में बिमल शाही मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के जो सोलंकी शासक थे भीमदेव प्रथम के मंत्री बिमल शाह द्वारा निर्मित है। यानी जो दिलवाड़ा जैल मंदिर है वो किसके शासनकाल बना है? चालुक्य वंशी शासक थे। कौन था शासक? भीमदेव प्रथम थे। और उस वक्त जो मंत्री जो इन्होंने नेतृत्व किया था, क्या नाम था? बिमल शाह। बिमल शाह द्वारा ये बनाया गया है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों को शासनकाल में कराया गया है, या राष्ट्रकूटों को द्वारा कराया गया है। राइट, एलिफेंटा की कुल 7 गुफाएं मिलती हैं, जिसमें 5 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है और अन्य गुफाएं जो है बौद्ध से संबंधित हैं। एलोरा में क्या है? कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर की स्थापना, ये एलोरा पूरा कैलाश से ही संबंधित है। किससे? कैलाश मंदिर से। वहां पे एक एकाश मंदिर पाया जाता है, यानी पूरे पत्थर को ही काट कर एक बंदा है, गजब की नक्काशी मिलती है वहां पर। ठीक है, कैलाश मंदिर। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? ये आपका दक्षिण भारत में है। कहाँ पे? राजेश्वर जो मंदिर स्थापित किए थे चौड़वंशी, उस वक्त कैलाशनाथ मंदिर भी वहां पर स्थापित किया गया है।
राइट। चलिए, द्रविड़ शैली में विश्व के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासनकाल किसने किस प्रथम ने करवाया था? राष्ट्रकूट जो शासक था, क्या नाम है, किस प्रथम ने इसका शासन करवाया? राइट, किसी कोई दिक्कत? राइट, चलिए आगे। गुप्त मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में है। सॉरी, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर बुमरा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर कहाँ? नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। शिव मंदिर खोह मध्य प्रदेश में है। भीतरी मंदिर कानपुर में स्थित है। एक भीतर मंदिर है, एक भीतरी मंदिर है, ध्यान दीजिए, एक भीतरी मंदिर है। जो भीतरी मंदिर है गाजीपुर में स्थित है। कहाँ? गाजीपुर में, ठीक है। चलिए अब आगे जाइएगा। अजंता गुफाओं में संख्या 16 सॉरी अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरासन राजकुमारी का चित्र एलोरा में प्रशंसनीय है। और पूरे स्थित कोणार्क, ये दरअसल एलोरा आप गए हैं कभी, महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां करीब 31 से 33 गुफाओं का मिलती हैं। उसमें गुफा संख्या 16 में क्या है, आप उसमें मरासन राजकुमारी का उल्लेख किया गया या उनका चित्र मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूरे स्थित कोणार्क विशाल सूर्य मंदिर किससे, सूर्यदेव मंदिर किसने बनवाया था? ये जो मंदिर है पूर्वी गंग शासक नरसिंह देव वर्मन के प्रथम द्वारा ये बनाया गया है। कोणार्क मंदिर को काला पैगोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को काला पैगोड़ा कहा जाता है। मोढेरा का जो सूर्य, मोढेरा कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण भीमदेव प्रथम ने कराया। किसने कराया था? भीमदेव प्रथम ने कराया। लिंगराज मंदिर किसने बनाया? उड़ीसा भुवनेश्वर में बनवाया है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा पुरी में है। यह मंदिर किससे बना है? नागर शैली से बना है। ठीक है, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं किस शैली में बने हैं? नागर शैली में बने हैं। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? ये आपको वर्तमान में कंबोडिया में है। और किसने बनाया इसको? ये सूर्यवर्मन जो शासक थे उसके द्वारा ये बनवाया गया है। बोरोबुदुर कहाँ? इंडोनेशिया में है। ये स्तूप मंदिर है और जावा द्वीप पर ये स्थित है। बोरोबुदुर यूनेस्को को विश्व धरोहर, हिंदू अगर पूछे सबसे बड़ी मंदिर तो उसमें यही दोनों मंदिर उसमें आते हैं। ठीक है, पांड्य के राजकाल में द्रविड़ शैली मंदिर का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिए, जो मध्यकाल है आपका, मध्यकाल जो चल रहा है, मिडिवल हिस्ट्री, इसमें मंदिरों का निर्माण बहुत कराया गया है। किसमें? मंदिरों का निर्माण बहुत कराया गया है, इसलिए इस काल में मंदिरों का उल्लेख बहुत ज्यादा मिलता है, जबकि प्राचीन काल में मंदिरों का निर्माण बहुत कम मिलता है। ठीक है, महाबलीपुरम रथ मंदिर पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया, जबकि पल्लव कालीन मामल शैली से बने रथ, एकाश मंदिर, द्रौपदी रथ, ये सब क्या है उसमें है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो संगम साहित्य था, संगम साहित्य में 3 संगम हुए हैं। ठीक है, संगम साहित्य में 3 संगम हुए हैं। अब इस संगम को हम देखते हैं कब कहां पर हुआ है, किस स्थान पर हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने किया है। ठीक है, राइट। चलिए देखिए, प्रथम जो संगम हुआ था मदुरई में हुआ था, जो इसकी अध्यक्षता किए थे अगस्त ऋषि ने किया था। दूसरा कपाटपुरम हुआ था, किसका? अगस्त ऋषि, तथा बाद में तोलापियार ने किया था। तृतीय संगम जो हुआ था मदुरई में हुआ है, जिससे नक्कीर ने किया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण भारत के आर्यकरण के श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। आर्यकरण का मतलब यह है कि जो दक्षिण भारत में आर्यों का प्रवेश होता है या आर्यों का प्रभुत्व स्थापित होता है, जिसको बनाया जाता है, इसका कौन है? महर्षि अगस्त ने किया है। महर्षि अगस्त को तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तमिल साहित्य का जनक है। पूछा जाए कौन है? महर्षि अगस्त है। शिल्पाधिकारम, जिसके लेखक कौन? इंग्लो है। कौन है? इलंगो अडिगल है, उन्होंने किया था। संगम साहित्य में कौन कौन? केवल, चोल, चेर और पांड्य राजाओं को उद्भव और विकास का विवरण मिलता है। कुरल तमिल साहित्य की बाइबल के रूप में जाना जाता है, जिसे लघु वेद भी कहा जाता है, मुप्पाल भी कहा जाता है, इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना किसने किया था? प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने किया था। अभी आप जानते हैं सिंगापुर में मोदी जी जब गए थे तो इनकी प्रतिमा का अनावरण भी वहां किया गया था। ठीक है, चलिए। चोल स्थापत्य उत्कृष्ट नमूने तंजौर, वर्तमान में तंजावुर के शैव मंदिर, या फिर राजेश्वर के वेदेश्वर मंदिर। आप देखेंगे वेदेश्वर, दक्षिण भारत आप सुनेंगे ऐसे ऐसे विशाल विशाल मंदिर मिलते हैं ना, आप कहेंगे वाह यार कैसे बनाए गए होंगे। ठीक है, और नंबर 1 नक्काशियां, नंबर 1 कलाएं, आर्ट, मतलब साइंस सेंटर आज भी देखने में लोग दंग हो जाते हैं। यार ये उस वक्त हजारों साल पहले ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसका लोग प्रयोग करते थे। ठीक, चोल की राजधानी तंजौर थी। कौन थी? तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगदयचोलपुरम थी। गंगदयचोलपुरम जो राजधानी इन्होंने बनाया था, दरअसल इन्हें गंगा का जो क्षेत्र था,
गंगा के क्षेत्र को जो राजराज प्रथम थे, कौन थे राजराज प्रथम, वहां के जो राजा थे चोल वंश के, उन्होंने उसको कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया, उस विजय के रूप में इन्होंने इसकी नई राजधानी गंगा की जो एक झील थी उसी को उपलक्ष्य में बनाया था, इसीलिए गंगैकोंड चोलपुरम भी कहा जाता है। ठीक है। संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी, उरैयूर थी। परांतक प्रथम मदुरा या पांड्य राजा होकर मधुरै कोंडा की उपाधि धारण किया था। कुलंतुक प्रथम क्या थे, श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित किया था। ठीक है। जैसे इसके पहले क्या थे, जो चोल शासक थे, इन्होंने क्या किया, काम किया था, जो श्रीलंका के शासक थे उनको विजय जीत लिया था या उनको अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी से 72 सौदागरों ने एक चोल दूत मंडल चीन भेजा था। कहाँ भेजा था, चीन भेजा था। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। चालुक्य शासनकाल में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। कंबन द्वारा रचित कंब रामायणम या राम अवतारम तमिल भाषा में है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, मानकेर थी। ये आपसे कई बार पूछा गया है। देखिए, होसल की राजधानी द्वार समुद्र थे। हर्ष के संस्कृत के 3 नाटक कौन कौन से, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये तीनों रचनाएं कई बार पूछी गई, इससे इंपॉर्टेंट है, आपसे ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये जो रचनाएं हैं आपसे कई बार पूछी जा चुकी है। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता रखते हुए क्या कविता कामिनी के साक्षात हर्ष के रूप में निरूपित किया है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अब हमें देखना है, अब कुछ रचनाएं हैं और उससे संबंधित जो लेखक उसके बारे में। सर्ववर्मा कालतंत्र की रचना किए थे। भारवे कीर्तार्जुन की रचना किए थे। राजेश्वर कर्पूर मंजरी की रचना किए थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना किए थे। विशाखदत्त देव चंद्रगुप्तम की स्थापना किए रचना किए थे। जयनाग पृथ्वीराज विजय का। जोधराज सारंगदेव हमीर रासो और बिल्हड़ विक्रमादेव चरितम, इसकी रचनाएं किए थे। पाल वंश शासक देवपाल बौद्ध का अनुयायी था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बाल देवपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है। जो जेजाक भुक्ति किसे कहा जाता है, बुंदेलखंड का जो पुराना नाम है इसे हम क्या कहते हैं, जेजाक भुक्ति के नाम से जानते हैं। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़ों के प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थे। प्रतिहार वंश के महान शासक भोज ने इनका शासनकाल 836 से 838 ईसा पूर्व में था। विज्ञानेश्वरी हिमाद्री जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विविधता थे। विज्ञानेश्वर, ज्ञान याज्ञवल्क्य, स्मित, निजाक्षर, शीर्षक, टीका ग्रंथ ये सब लिखा गया था। जीमूतवाहन दायभाग नामक ग्रंथ की रचना किए थे। अब क्या है, भोजकाल मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग्देवी भागवती या सरस्वती अध्याष्टी के रूप क्या है स्थापित की गई है। ठीक है। रुद्रमा देवी का संबंध ककतीय वंश से है, जो कि ककतीय वंश की जो है वारंगल से है। दोस्तों, ये आपको यहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त होती है। अब यहाँ से आपकी मिडोल हिस्ट्री शुरू होती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद धन्यवाद।